जब यहाँ देखता है कि यहाँ पढ़ ही लें, चल के अभी चले के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में देख रहे थे, और 1909 का जो पार्लियामेंट और रिफॉर्म है वहाँ तक हम लोग देखे थे, है ना। और इसका पीडीएफ भी ग्रुप में हम डाल दिए थे कल, क्लियर ना। तो आज जो देखेंगे वो है टेलीग्राम पे है, जो पुराना वाला था, ठीक है बस। तो इसमें क्या है कि जो आज जो हम लोग देखेंगे वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और इसको बोला भी जाता है मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म्स। अगर 1909 के से देखा जाना तो इंडिया के लिए कुछ न कुछ हमारे ब्रिटिश जो है प्रिविलेज देना स्टार्ट कर दिया था। 1909 में पहला बार क्या देखा कि पहला प्रिविलेज ये मिला कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों का पार्टिसिपेशन, है ना, लॉ मेकिंग प्रोसेस में, बजट पर डिस्कस करने का, उसके बाद क्वेश्चन पूछने का, ये सब पॉजिटिव। लेकिन निगेटिव क्या हुआ कि उसी 1909 में यहाँ डिवाइड एंड रूल, यहाँ पे जो है कॉमनल का वर्ड यूज किया गया था। कॉमनलिज्म, नॉट ए कॉमनल अवार्ड। कॉमनल अवार्ड तो 1932 में आया था। कॉमनलिज्म है कि पहला बार सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था किसको, मुस्लिम लीग को। तो यहाँ से दिमाग में ये चीज़ चला गया। अब क्या होगा कि यहाँ तो मुस्लिम को ही मिला था 1909 में, 1919 में और बढ़ के हो जाएगा, सिख को मिल जाएगा, क्रिश्चियन को मिल जाएगा, एंग्लो इंडियन को मिल जाएगा, ये सबको सेपरेट कर दिया जाएगा, यानी धर्म पूरी सेपरेट हो जाएंगे। अब बचा खुचा जब होगा वो 1932 का है मैकडोनल अवार्ड। तो मैकडोनल अवार्ड है, उसमें मैकडोनल अवार्ड में जो है बातें वहां बढ़ेगा कि अब क्या है कि धर्म के नाम पर तो बांट दिया, अब यहाँ कास्ट के नाम पर बांटने की बात होगा, दलित लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट की बात किया जाएगा, समझ गया। तो ये प्रॉब्लम क्या था कि उनको था कि आप इनको बांटते रहो और हम अपना रूल करते रहेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म जो है, इसमें जो हमारे पास टोटल जो मेंबर है वो 60 प्लस 34 इलेक्टेड और 5 ईयर के लिए था, ठीक है ना। तो 60 मेंबर में 34 सिलेक्टेड थे और बाकी नॉमिनेटेड थे। ये जो एक्ट बन के आता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आता था, और ये जो है इसका नाम है रिफॉर्म। अब क्या क्या रिफॉर्म लेकर आएगा वो तो यही पता चलेगा। पहला है कि यहाँ से एक चीज़ और चेंज किया गया था कि इसी बजट में पहला बार इसमें एक्ट में 2 बजट की बात किया गया है, एक सेंट्रल बजट और एक प्रोविंशियल बजट। और वही प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को 1921 में सेंट्रल बजट को डिमांड किया गया, और उसी के डिमांड के बाद एक कमेटी बना था, और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1924 में सेंट्रल बजट भी 2 भाग में हो गया था, एक जनरल बजट और एक रेलवे बजट। तो 1924 से रेलवे बजट जो है वो सेपरेट आ रहा था, और ये 1924 से लेकर 2017 तक आता रहा। 2017 में इसको मर्ज कर दिया विवेक देव राव कमेटी के रिकमेंडेशन पे। उसके बाद यहाँ पे है कि पहला है कि डायरकी सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। डायरकी सिस्टम का मतलब था डुअल गवर्नमेंट्स। डुअल गवर्नमेंट में था कि यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ द पावर था वो 2 भाग में बढ़ दिया था, एक था ट्रांसफर और एक था रिजर्व। तो ट्रांसफर और रिजर्व में क्या था, जो रिजर्व सब्जेक्ट था, वो गवर्नर के पास होता था, और जो ट्रांसफर था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास दिया जाता था। यहाँ पे क्या मिलता है, डायरकी सिस्टम मिलता है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट डिवाइडेड इन 2 सबऑर्डिनेटरीज। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था ना वो 2 भाग में बट गया, सेंटर में कोई इंटरफेयर नहीं किया गया। यहाँ पे प्रोविंस में जो है वो डायरकी को इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें था एक रिजर्व सब्जेक्ट था और दूसरा था ट्रांसफर सब्जेक्ट। अब रिजर्व सब्जेक्ट जिसमें सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, जिसे गवर्नमेंट का फायदा होता तो वो अपने पास रख लिया, जिसे लगा कोई फायदे काम नहीं है वो दे दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे इसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो था वो रिस्पॉन्सिबल होता था, लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट के लिए गवर्नर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं था। उसके बाद डायरकी सिस्टम बाद अबॉलिश वही फिर 1935 में एक्ट में समाप्त किया जाएगा, और यहाँ से जाके फिर क्या करेगा, सेंटर में लगाएगा डायरकी, लेकिन वहाँ भी इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता है। उसके बाद सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया वाज एम्पावर्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको पावर दे दिया गया। क्या पावर दिया भाई,
कि हमारे पास ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करेंगे, और ऑडिटर जनरल क्या करता था, सरकार के इनकम और एक्सपेंडिचर को ऑडिट करता था। आज भी एक काम पोस्ट है हमारे पास, इस पोस्ट का नाम हो गया है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कर दिया। बेसिकली एक कैग जो है वो ब्रिटेन में ही है, हमारे यहाँ क्या कंट्रोलर नहीं है, ये सिर्फ ऑडिट करने का काम करता है गवर्नमेंट का, ये सिर्फ ऑडिट करने का काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, और ये सरकार के इनकम और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड करता है। और ये जो कैग जो है ये अपना रिपोर्ट देता है किसको, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट दे देते हैं पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट दे देगा पैक को, पब्लिक अकाउंट कमेटी। बुझिया, अब पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसको पूरी तरह से बाइफरकेट करता है, जिसमें 15 हमारे लोकसभा से और 7 राज्यसभा से मेंबर होते हैं। इसका चेयरमैन हमेशा अपोजिशन से होगा। बुझिया, और इसी पैक के जानकारी के बाद 2010 का कॉमनवेल्थ जो गेम घोटाला हुआ था, 2G स्कैम हुआ था, ये सब का जो पर्दाफाश किया था वो पैक किया था, और कैग के चेयरमैन थे विनोद राय, और पैक में थे मुरली मनोहर जोशी। उसके बाद बोलता है कि दिस एक्ट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। यहाँ पे क्या होता है कि इसी ने रिकमेंडेशन किया था पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिसके रिकमेंडेशन पर ली कमीशन बना था, और ली कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद 1926 में हमारे पास सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म किया गया था, जो आज वर्तमान में यूपीएससी के रूप में काम कर रहा है। उसमें दिव्य क्या है, ली कमिश्नर रिकमेंड किया था 1924 में, रिक्रूटमेंट फॉर द सिविल सर्विस। उसके बाद बोलता है 3 of the 6 मेंबर जो एग्जीक्यूटिव ऑफ कमांडर इन चीफ था, वो हमारे पास बादशाह या काउंसिल ऑफ जो इंडियन से होते थे। उसके बाद है द प्रिंसिपल सेपरेट इलेक्ट्रोट वाज एक्सटेंडेड, यही जो था यहाँ पे बढ़ा दिया गया। उसमें हमारे पास सिख को, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियन को और यूरोपियन को यहाँ पे कॉमनल बेसिस दिया गया। यानी पहले हमने क्या देखा कि सिर्फ मुस्लिम को था, यहाँ पे किसको दे दिया भाई, सिख को भी मिल गया, एंग्लो इंडियन को भी हो गया, क्रिश्चियन को भी हो गया, और उसके बाद यूरोपियन का हो गया। अब इसमें बात आता है कि भाई सिख तो समझ में आ रहा है, उसके बाद था इंडियन क्रिश्चियन आता है, और एंग्लो इंडियन था। देखा अंतर क्या था ना, कि एक तो हमारे पास और दूसरा था यूरोपियन, इसको मान लो पूरी क्रिश्चियन, इतना लोगों को दिया गया। सिख तो समझ में आ रहा है ये अपना ही है। इंडियन क्रिश्चियन थे जो थे इंडियन लेकिन कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियन में, बुझिया। और एंग्लो इंडियन थे जिसको आम भाषा में बोल सकते हैं हाइब्रिड, ठीक है, जिसमें हमारे पास इसमें मदर या फादर जो था कोई एक इंडियन था और एक यूरोपियन था, वो हो गया एंग्लो इंडियन, बुझिया। और ये जो हमारे पास यूरोपियन या क्रिश्चियन थे वो पूरी तरह से यूरोपियन था। ये सब लोगों को क्या क्या गया, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, और पहले से ऑलरेडी मुस्लिम को मिल चुका था, बुझिया। तो वहां पे अब ये सारे लोग हमारे क्या होते चले गए, सेपरेट होते चले गए। अब ब्रिटिश को लगा कि बचा क्या होने टारगेट में, तो टारगेट में बचा था अब हिंदू। अब हिंदू को ऑन द बेस ऑफ कास्ट। और एक्चुअली मैं बताऊं, ब्रिटिश हमें दिया कुछ नहीं, हम मांगते थे। ब्रिटिश हमारे बिकनेस को पकड़ता था। 1908 में हमने बात किया था कि 1908 में मुस्लिम लीग की बैठक हुआ था शिमला में, और उस शिमला में क्या हुआ था कि लीग ने मिंटो से डिमांड किया कि भाई हम लोग को यहाँ पे सेपरेट कर दिया जाए। कांग्रेस जो है हमें कोई मौका नहीं दिया रहा है, ब्रिटिश को तो मौका मिल गया। 1932 में जो मैकडोनल्ड अवार्ड आया था, ये मैकडोनल्ड जो था वो उसमें प्रधानमंत्री था, ये दिया नहीं था, हम मांगे थे। जब फर्स्ट गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जब डॉक्टर BR अम्बेडकर वहां पे गए तो उन्होंने डिमांड किया था कि दलित को सेपरेट किया जाए। ब्रिटिश का क्या मजा आ गया, बोला पहले धर्म के नाम पर बांट दिया, अब जात के नाम पर बांट देंगे, ये अपना जिंदगी भर लड़ते रह जाएगा। उसने हमें सेपरेट कर दिया, बोला ठीक है जाओ दे देते हैं। लेकिन वो जैसे ही 1932 में आया, गांधी जी तो वहीं से नाराज होकर आ गए थे। गांधी यहाँ आए और फास्ट पर बैठ गए, और फास्ट पर बैठने के बाद बोले हम तो मानेंगे ही नहीं, ठीक है। तो फिर इसके लिए बहुत बवाल हुआ।
जब इनका परिस्थिति दर्दनाक होने लगा तो हमारे कुछ लोग जयकर हैं, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद हैं, ये सब लोग मिल करके गांधी जी को मिलाए। गांधी से इनको यार अंबेडकर को बोले कि अंबेडकर जी गांधी को बात सुनो, अगर गांधी मर गया तो मूवमेंट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर जाकर के 1932 में ही पूना में पैक्ट हुआ, दोनों के बीच में समझौता हुआ। तो गांधी जी बोले कि सुनो, सेपरेट नहीं, रिजर्वेशन लो। बोला हमको चाहिए, मुझे दलित को हरिजन को उत्थान चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन से। समझिए, ये चीज वहां से मिला। उसके बाद क्या है, फर्स्ट टाइम हमारे पास सेंट्रल बजट, वही सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट। यहाँ दो बजट हो गया, एक सेंट्रल बजट और एक प्रोविंशियल बजट। उसके बाद बोलता है ए स्टैट्यूटरी कमीशन वाज टू बी फॉर्म्ड व्हिच टास्क वाज सबमिट टू द रिपोर्ट आफ्टर कंडक्टिंग द इंक्वायरी आफ्टर 10 ईयर्स। अब इसके लिए एक कमेटी बना था। एक कमेटी बना कि भाई ये जो रिपोर्ट आया है ना, इस रिपोर्ट को हम 10 साल के बाद चेक करेंगे। समझ गया? तो 10 साल के बाद चेक करेंगे, तो कब चेक करेंगे? 1929 में। क्लियर? उसके लिए बोला एक कमीशन बनाएंगे। कमीशन कहाँ बनेगा? ब्रिटेन में। अब इसके लिए एक कमीशन बना, एक कमीशन बना साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, समझ गया? तो ये साइमन कमीशन बना, जॉन साइमन इसका चेयरमैन थे। अब ये हुआ क्या, बात कब के थे? 1929 में, है कि ना? अब हम बात बोले हैं कि आप लोग को 10 बजे क्लास है और 9 बजे आ जाए, तो भाई ये तो आपकी गलती है। ठीक है, अब ये क्या किया कि यहाँ बना दिया 1927 में, और 1928 में इंडिया भेज दिया। तो जब 1928 में इंडिया भेज दिया, तो इंडिया में आने पर इसका बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट के दो कारण था। पहला कारण था कि ये टाइम बिफोर आ गया, टाइम बिफोर आ गया। दूसरा कारण था कि ऑल मेंबर आर यूरोपियन, इसलिए इसको नाम जानते हो, व्हाइट कमीशन पड़ गया। व्हाइट कमीशन पड़ गया। अब बताओ भाई, तुम ही लॉ बनाए हो, तुम ही सारे चीज करोगे, तो फिर क्या होगा? फिर आपने कभी गलत को गलत नहीं समझोगे। तो इसीलिए इसका विरोध किया बड़े पैमाने पर। पहला विरोध इसका बॉम्बे में, जैसे ही यहाँ पे कमीशन आया विरोध हुआ, पूरे इंडिया में फैल गया। ये फैलने के बाद बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया। वायलेंट होने में पंजाब में हमारे लाला लाजपत राय इसका विरोध करवा रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि एक पुलिस कप्तान था सॉन्डर्स, उसने ऑर्डर दे दिया, और कोल्ट वहाँ का कप्तान था, उसने उस पर डंडा चला दिया, और उससे उनका डेथ हो गया था, लाला लाजपत राय का। और उसी के बाद सितंबर में हमारे लाला जी का डेथ होता है, और दिसंबर में हम बदला ले लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने इसको होर्डिंग पे गोली मार दिया। आपने डंडे मारे थे, हमने गोली मार दिया। ठीक है ना? ये कहानी पूरी थी हमारे पास किसका? 1919 का। क्लियर? इसमें एक और चीज था। एक और क्या था कि हमारे पास यहीं से सेंटर में जो था वो डबल हाउस आया था। ठीक है ना? बाइकम्युनिज्म जो वर्ड है यहीं आ गया है। कहीं होगा जरूर। ठीक है ना? इसमें बाइकम्युनिज्म आ गया था, वो यहीं आ गया था। यहाँ होगा। नहीं, समझिए? तो यहीं पे क्या किया गया था? बाइकम्युनिज्म लाया गया था। और बाइकम्युनिज्म जो था, जो अपर हाउस था और लोअर हाउस, जो आजकल राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया, ये यहीं से आ चुका था, डबल हाउस। और सेम चीज़ हमारे पास 1935 में इसका पूरी तरह से चेंजिंग होगा। तो 1909 में 1919 में क्या देखा? पहला देखा कि डबल बजट, है ना? डबल बजट आ गया हमारे पास, एक सेंट्रल बजट और एक प्रोविंशियल बजट। क्लियर? दूसरा देखा डुअलिज्म। डुअलिज्म में हमारे पास प्रोविंस में, है ना, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट। दूसरा देखा बाइकम्युनिज्म, जो अपर हाउस और लोअर हाउस। क्लियर? उसके बाद इसमें क्या देखा भाई? यहाँ पे पहला बार सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, है ना, एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए।
और कम्युनलिज्म को बढ़ाया गया। कम्युनलिज्म को बढ़ाया गया, जिसमें सिख को दे दिया, एंग्लो इंडियन को दे दिया, है ना, इंडियन क्रिश्चियन को मिला और यूरोपियन को मिला। और उस कमीशन को चेक करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन आया। उस कमीशन को भारत में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और उसी कमीशन का रिपोर्ट था कि 1931 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, बुझिए। और उसके बाद हमारे पास सेकंड में जो था वो गांधी ने पार्टिसिपेट किया, और सेकंड में पार्टिसिपेशन में ही उसका विरोध गांधी ने किया था, क्योंकि उसमें मैकडोनल्ड अवार्ड मिला था। और मैकडोनल्ड था उसमें कम्युनलिज्म को बढ़ाना था, कि उसमें हमारे पास जो इलेक्शन प्रोसीजर, जिसे हमने यहाँ पे धर्म पे दिया था, वहाँ पे कास्ट पे दे दिया। क्लियर? ये प्रोसीजर था हमारे पास 1919 के एक्ट में, रेलवे बजट में। इसी में कौन सी कमेटी एक बना था? एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ कमेटी का रिकमेंडेशन बना था। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर मर्ज किया गया? विवेक देवराव। विवेक देवराव कमेटी के रिकमेंडेशन 2017 में मर्ज किया गया। अब अगला प्रोसीजर जो है वो है अपना इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। ये जो एक्ट है ना, ये साइमन कमीशन का वापस जाना, और जो तीनों हमारे पास आरटीसी हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों का समरी था। फर्स्ट में हमारे कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, सेकेंड में सिर्फ कांग्रेस ने लिया, थर्ड में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उसी को पूरी समरी को 1935 के एक्ट में ले लिया। वर्तमान सिनेरियो में अपने कॉन्स्टिट्यूशन का अप्रोक्सीमेट 2/3 जो प्रोविजन है वो 1935 के एक्ट से लिया हुआ, बुझिए। और जो रिमेनिंग 1/3 है वो 10 कंट्री से है। पढ़े तो हम 60 कंट्री मोर देन, लेकिन 10 कंट्री से अपना सोर्स हमने लिया है, जो अच्छा लगा, जो बैठ गया। क्लियर? और जहां जहां से लिया उसके कि यहाँ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तब ओरल था, हमने उसको रिटर्न बना दिया। कट कॉपी पेस्ट, कहीं से ला करके अपना सेट कर दो, अपना कुत्ता बना दो और जाकर दिखा दो एआई में अपना। इंडिया जय हो। उसको उसको बेकार गलगोटिया नाम था, तो उसको दोहराना चाहिए था लंगोटिया। सतदीप है, पूर्वी है, उस दोनों साथ हैं। अन्नू है, तीनों है। तब सुबह में तुम लोग वहाँ आया था पूरा अथी करने MBA। चले आगे। हाँ, ना हमको पता था। चले के हटाओ आगे। अब है 1935 का एक्ट में। वहाँ पे देखे थे कि डुअल सिस्टम जो था, डुअलिज्म जो देखे, वहाँ पे था कि प्रोविंस में लाया गया, यहाँ पे सेंटर में आएगा, ठीक है ना। वहाँ पे वाई कम्युनलिज्म जो था वो लाया गया था कहाँ पे? सेंटर में, यहाँ पे प्रोविंस में लाया जाएगा, ठीक है। और वाई कम्युनलिज्म जो है वो टोटल अभी 11 प्रोविंस है। 11 में 6 प्रोविंसेज में बाई कम्युनलिज्म लाया गया। आज भी अपने के यहाँ 6 स्टेट में है, 4 नॉर्थ में और 2 साउथ में। और इस समय जो बाई कम्युनलिज्म लाया गया था वो था ट्रिपल बीबी। अभी आ रहा हूँ। ये जो 1935 में लगा था, ट्रिपल बीबी और मायूपी चले गई। इसमें पहला था बिहार, इसके बाद आप प्रेजेंट आएंगे बॉम्बे, उसके बाद था बंगाल, मद्रास, और उसके बाद ए से था असम और यूनाइटेड प्रोविंस, जो आज उत्तर प्रदेश हो गया। वर्तमान में है बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद आंध्र।
ये 6 है, पहले कश्मीर में भी था, है ना। तो आज वर्तमान में भी 6 है और इस समय भी लगा था 6। कहाँ पे? ट्रिपल बी, ठीक है, आराम से यूनाइटेड प्रोविंस है, तो इसमें लाया गया। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, पहला सबसे बड़ा चीज था कि फेडरेशन का प्रयोग किया गया, ऑल इंडिया फेडरेशन। यानी ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब है सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसमें बनाया गया था हमारे पास फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पे फेडरल लिस्ट में इस समय जो था या तो वो गलत है, ठीक है ना, यहाँ पे, और प्रोविंशियल लिस्ट ये वर्तमान का दिया हुआ है, उसमें फेडरल लिस्ट में यहाँ पे था 52, यहाँ लगता है 36, और यहाँ कुछ ऐसे था उस समय का। क्लियर? जो वर्तमान में ही हो गया है अपना यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट, ठीक है ना। वर्तमान में यूनियन लिस्ट में 100, स्टेट लिस्ट में है 59 और इसमें है 52। इसमें था 97 हो गया 100, इसमें था 66 हो गया 59 और यहाँ था 47, इसमें जुड़ गया 5 तो हो गया 52। अब ये जो यूनियन लिस्ट है इस पे हमारे पास सेंट्रल सरकार लॉ बनाएगा, इस पर सिर्फ स्टेट बनाएगा और इस पर सेंटर और स्टेट्स दोनों बनाएगा। समझिए, ले जो इंडिया का वर्तमान स्टेट सिनेरियो है ना, वो कंप्लीट फेडरल नहीं है। कंप्लीट फेडरल इसलिए नहीं है कि कंप्लीट फेडरेशन में होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमारे यहाँ अनइक्वल है। सेंटर के पास देखो कितना है 100, स्टेट के पास कितना है 59 और ये दोनों के पास कितना है। इसमें सेंटर और स्टेट अगर दोनों लॉ बनाएगा सेम साइजेट पर तो सेंटर का लॉ वैलिड हो जाएगा, स्टेट का वैलिड नहीं होगा। समझिए, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट, उसके लिए सम एक्सेप्शन है, जैसे आर्टिकल 249, आर्टिकल 250 और आर्टिकल 252। आर्टिकल 249 स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अगर राज्यसभा किसी विषय को अगर राष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंस घोषित कर देता है तो उस पे सेंटर लॉ बनाएगा स्टेट लिस्ट पे। क्लियर? और उसके बाद 250 में है कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी, 3 टाइप्स की इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ड्यूरिंग द इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। और 252 में है 2 and more than 2 states रिक्वेस्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि जो स्टेट रिक्वेस्ट करेगा वहीं पे लॉ लागू होगा। अगर बिहार झारखंड रिक्वेस्ट किया है तो वो लॉ सिर्फ बिहार झारखंड पे लागू होगा, अदर स्टेट पर नहीं लागू होगा। तो यहाँ पे हाँ बाबू देखो, नहीं भाई मिनिमम उसको डिपेंड करता है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिमम साल भर तो चलेगा, ठीक है। 6 मंथ तो वो जो करा वो उसके लिए है, जो हमारे पास ऑर्डिनेंस आता हो 6 मंथ के अंदर उसको अप्रूवल करना होता है, ठीक है। इसका लाइफ जो है से तो इसमें क्या है कि ऑल इंडिया जो फेडरेशन है जिसमें हमारे पास जो 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उसमें हमारे पास पावर सेपरेशन की बात किया। उसके बाद था यहाँ से रेसिडुअरी, यहाँ जो था रेसिडुअरी पावर वो मिल गया था वायसराय के पास। आज भी हमारे पास रेसिडुअरी पावर वो सेंटर के पास ही है, उसमें वायसराय ऑल नहीं ऑल होता था, ठीक है। उसके बाद यह फेडरल कोर्ट सिस्टम, यहीं से पहला बार हमारे पास जुडिक्शन जो जा करके आगे 1936 में दिल्ली में अपना फेडरल कोर्ट बनेगा। उसके बाद सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड राइट टू मेक एनी चेंज इन दिस एक्ट, जैसे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए या फेडरल लेजिस्लेचर कुड नॉट बी मेक एनी चेंज इन इट। जो पावर था वो चेंज पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट से होगा, यानी यहाँ से कोई भी प्रोविंस या हमारे पास फेडरल लेजिस्लेचर है कोई लॉ में चेंजिंग नहीं करेगा। उसके बाद एबोलिशन ऑफ द इंडियन काउंसिल, दिस एक्ट एबोलिश द इंडियन काउंसिल, जो इंडियन काउंसिल था उसको यहाँ पे एबॉलिश कर दिया गया है। उसके बाद कॉम्युनलिज्म को फिर से बढ़ाया गया, ठीक है, कॉम्युनलिज्म को फिर से बढ़ाया गया। अब यहाँ पे जो है वो LSW, ठीक है ना, लेबर था, किसको वोमेंस को
प्रोविंस है शेड्यूल कास्ट, है ना, बोमेन एंड वर्किंग क्लास, वही लेबर हो गया। तो शॉर्ट में बना दिया LSW, लेबर हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, बोमेन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से और भी हमारे, अब बताओ यहाँ पे बोमेन को भी सेपरेट करने की बात हुआ, कितना अच्छा से। अब ये घर में टूटेगा भाई, एक ही फैमिली में अब क्या है कि बोमेन को सिर्फ कैंडिडेट होगा, बोमेन वोट करेगा। ठीक है, लेबर को अलग कर दिया, शेड्यूल कास्ट को अलग कर दिया, स्थिति यहाँ पे और दर्दनाक होते चला गया। उसके बाद इसी के तहत क्या है कि बर्मा को इंडिया से अलग करने की बात किया गया। ठीक है, इसी में जो है 1936 में अपना उड़ीसा बिहार से अलग हो गया, समझ गया। और इसी के तहत हमारे पास 1934 में एक्ट बना था और 1935 में RBI का गठन भी किया गया था। क्लियर, उसको ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा 1934 का एक्ट था, 1935 में 1937 एक्ट इसमें आया था। क्लियर, तो इसमें क्या क्या देखा, इसमें देखा कि हमारे पास जो सेंटर में है वहाँ पे डायरकी लाया, ठीक है ना, प्रोविंस में वाई कम्युनिज्म लाया, फेडरल स्ट्रक्चर देखा जिसमें सेंटर और स्टेट्स में पावर का सेपरेशन किया गया। उसके बाद फिर यहाँ पे और क्या चीज़ का मिला, उसके बाद इसके तहत हमारे पास बर्मा को सेपरेट करने की बात किया गया। बर्मा के सेपरेट करने के बाद इलेक्टोरेट में हमारे कम्युनलिज्म को बढ़ाया गया और यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन का 10% लोग ही वोट देने का बात दिया गया। और वोट देने का जो योग्यता है वो हो गया पेट, और इसी पेट के व्यवस्था पर प्रॉपर्टी, एजुकेशन और टैक्स, जिसके पास प्रॉपर्टी होगा, जिसके पास एजुकेटेड होगा और जो टैक्स भरेगा वही व्यक्ति वोट दे सकता है और वाली लोग नहीं दे सकते। ठीक है ना, और इसी के तहत जो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन भी हुआ था, है ना, और वो इनडायरेक्ट था। ये सारे प्रोसीजर जो था वो 1935 के एक्ट में था। और 1919 और 1935 के एक्ट की थोड़ा सा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस हो जाता है। क्लियर, अब एक बज गया है। इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, यह इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, ठीक है ना। यही जो है वो लास्ट एक्ट था जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट किया गया, ठीक है ना। इससे पहले देखेंगे इस्टेब्लिश द टू डोमिनियन, है ना, ऑन अगस्त 15 1947 टू डोमिनियन में इंडिया और पाकिस्तान बनाया गया। और इसमें क्या हुआ कि डोमिनियन बना करके अभी जो था, जो अभी वायसराय चल रहे थे उनको बना दिया गया पुनः गवर्नर जनरल, और फिर इंडिपेंडेंट इंडिया का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन को बनाया गया। और उसके बाद लॉर्ड माउंट बेटन के बाद फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन एक बनेंगे राजगोपालाचारी। क्लियर, फिर बोथ डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान वुड हैव वन गवर्नर जनरल, है ना, प्रत्येक में क्या को गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद कंस्टिट्यूशन असेंबली फंक्शन एज ए लेजिस्लेचर यूनिट्स, है ना, कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज, यहाँ से कंस्टिट्यूशन असेंबली है जो वो लेजिस्लेचर यूनिट के रूप में यानी लॉ मेकर के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जो 1858 के एक्ट के तहत बनाया गया था, इसको एबॉलिश कर दिया और ये बना था हमारे पास BOD और कोर्ट ऑफ कंट्रोल दोनों को एबॉलिश करके, और यहाँ पे अब इंडिपेंडेंट के बाद उसको भी समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो ब्रिटेन से अपॉइंट होकर आते थे। उसको द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 would continue to govern until the new constitution prepared by the constitutional assembly, यानी कि बोला गया कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है तब तक आपको 1935 के एक्ट के तहत काम करना पड़ेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था,
ठीक है ना, BOD और COD, क्लियर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, COD है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, क्लियर। उसका था ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर प्रिंसली स्टेट वाज इंडेड। यहाँ जो दो प्रकार के स्टेट देख रहे थे, एक प्रिंसली था, एक प्रोविंसेस, तो उनका जो वहाँ पे बना हुआ था मोनोपोली वो समाप्त हो गया। अब यहाँ से इंडिया के लोग जो वो प्रिंसली स्टेट को मिलाने में, और जिसमें छोड़ के गए थे वो 563 हमारे के यहाँ प्रिंसली स्टेट थे, और इसी को मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का इंपॉर्टेंट रोल था। 563 था, ना 63, जिसमें 58 मिला था, 5 नहीं मिला था। जूनागढ़ हैदराबाद और नीचे था एक जो केरल के पास में था, और भोपाल और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो उसमें भोपाल तो थोड़ी सी एक्शन होने पर आ गया, और हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो चलाए थे, और कश्मीर में तो फिर बाद में हरी सिंह ने अथी किया, बार जब अटैक हुआ, और जूनागढ़ में रिफरेंडम करवाया था, क्योंकि वहाँ पे जो जनता था वो भारतीय थे, और मतलब हिंदू था, और राजा था मुस्लिम। तो वह कि भाई आप कहाँ चाहते हो, इंडिया या पाकिस्तान? बोला नहीं, इंडिया, ठीक है ना। उसको द डोमिनियन ऑफ इंडिया रिसीव द रिमेनिंग टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना। उसमें सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ये सारे को मिला करके अब एक पाकिस्तान बनाया गया, यानी 2 डोमिनियन हो गया, इंडिया और पाकिस्तान। ये था पूरी अपना तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हम लोग देख लिए मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, और जो क्वेश्चन हम लोग देखे हैं वो देखे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। कल हम लोग देख लेंगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, और क्वेश्चन में थोड़ा सा कल उसका जवाब देना है, ठीक है ना। 2 सेकंड के लिए हम लोग छोड़ देंगे, उसका आप लोग जवाब देंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर कल देख लेंगे। कल इसका जितना भी आया हुआ अभी तक क्वेश्चन है ना,